नमस्कार इंडिया। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग नीट ब्रह्मास्त्र। और पर्पस सिर्फ इतना ये है कि कुछ मास्टर क्वेश्चंस हैं, स्ट्रोक लेकर आए हैं कुछ आपके लिए। और डिस्कशन कुछ इस तरह का रहेगा ताकि पूरा जूलॉजी के कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हो जाए और एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए, ताकि 4 मई को आप इतना पॉजिटिव फील करें, बेटर फील करें, है ना। बस यही पर्पज़ है। तो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन, Which one of the following is not the function of conducting part of human respiratory system? अगर आपको थोड़ा सा कुछ याद आ रहा हो तो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बच्चे, उसको हमने 2 हिस्से के अंदर बांट दिया था पाथवे को पूरे को। एक कंडक्टिंग पाथवे होगा और दूसरा एक्सचेंज वाला पार्ट होगा। तो नोस्ट्रिल से शुरुआत होती है। अगर ये आपको याद है तो ये ट्रैकिया वाला रीजन हो गया, ये ब्रोंकाई वाला रीजन हो गया और ये लंग्स वाला रीजन हो गया है बेटे। तो यहां जो है ट्रैकिया से लेकर, ये ट्रैकिया वाला रीजन है, तो ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स की बात कर रहे हैं। ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक का जो रीजन होता है, याद रखना, वहां पर शी शेप्ड कार्टेंस रिंग्स देखने को मिलेंगे बेटा। एक क्वेश्चन तो यहां बन सकता है ना। और दूसरा, जो नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक की अगर आप बात कर रहे हैं, नोस्ट्रिल वाला रीजन है, तो नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल की बात कर रहे हैं। ये जो रीजन जो होगा ये कंडक्टिंग पाथ होगा। तो कंडक्टिंग जोन जो होता है वो क्या करता है, यहां से जब एयर एंटर कर रहा है तो एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करता है, ड्राई एयर के अंदर मॉइस्चरिंग उसकी कर दी है, ट्रैप्स कर रहा है, वहाँ पे सीलिया वगैरह मौजूद हैं, म्यूकस वहाँ पर है, गोबलेट सेल्स है, तो माइक्रोब्स वगैरह को उसने ट्रैप कर लिया है। और वो जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर पर लेके आना हाई से, ये फंक्शन रहता है इस कंडक्टिंग जोन का। तो नहीं है, हमें ढूंढना ये है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ब्रिंगिंग टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा तो कर ही रहा है ना वो। प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, नहीं, ये काम इसका नहीं है। ये काम किसका होता है, एक्सचेंज पार्ट। इसके पास जो हिस्सा आएगा एल्वियोलाई वाला जो रीजन हो गया दोस्तों, तो उस एल्वियोलाई रीजन में यहाँ पर ये एक्सचेंज पार्ट की बात हो गई है। तो 2 तरह के जोन आपको देखने को मिलेंगे, एक एक्सचेंज जोन हो गया है और दूसरा कंडक्टिंग जोन हो गया है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसका हो गया है, ये फंक्शन हो गया है एक्सचेंज जोन का। क्लीनिंग द इनहेल्ड एयर, हाँ ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन काम कर रहा है ना, वो माइक्रोब्स वगैरह को ट्रैप कर रहा है, तो ये भी फंक्शन उसका हो गया है। और ये तो हम बता ही चुके हैं, वो एयर का क्या कर रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन। हमें ढूंढना ये है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकेंड वन, ये एक्सचेंज जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। RE की बात कर रहे हैं और DNA को हम लोग RE से कट कर रहे हैं। और RE आपको याद है, एक जिस साइड पर वो कट करता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, और वो जिसका एवरेज जो लेंथ जो रहता है वो 6 बेस पेयर का रहता है। अगर आपको थोड़ा सा बायोटेक याद आ रहा हो तो थोड़ा सा ब्रेन को प्रेशर डाल दीजिए और रिकॉल कर लीजिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो जिस सीक्वेंस को पहचान रहा है वहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द DNA स्ट्रैंड ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। अरे तभी तो स्टिकी एंड मिलेगा ना। अगर बिल्कुल बीच में से कट लगा दिया है उसने वहाँ पे, तो फिर उस केस में तो आपको स्टिकी एंड्स नहीं मिलेंगे। तो RE जो कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस को पहचान रहा है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और इंस्पेक्ट करने के बाद वहाँ पे उसको कट कर रहा है, और कट कर रहा है तब आपको स्टिकी एंड्स मिल जाते हैं। तो स्टेटमेंट ये भी सही है और स्टेटमेंट ये भी सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए हैं, करेक्ट हो गए हैं। तो आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड सिम्टम। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, तो याद कीजिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है और माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो ऑटो इम्यून है। हमें ढूंढना क्या है, करेक्ट मैच क्या है। तो ये दोनों तो गलत हो गए ना, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। माइस्थेनिया ग्रेविस अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो यही ऑटो इम्यून है, स्केलेटल मसल, है ना। और जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है यहाँ पे, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की प्रॉब्लम वाला। और आर्थराइटिस, आर्थ कहते हैं जॉइंट को और आइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को, यानी पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो गया है, जॉइंट्स में दर्द होने लगा, तो ये तो सही मैच है बिल्कुल। और टिटेनी वाला जो केस होता है वहाँ पे कैल्शियम का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है, तो हाई लेवल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो करेक्ट मैच ढूंढना है, तो आंसर इज द थर्ड वन। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4, जीन थेरेपी। याद कीजिए, 2 तरह का इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो।
एक होता है प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। और एड्स जो है वो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का एग्जाम्पल है। मतलब आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, तो एड्स इस कैटेगरी में जाएगा। तो एड्स इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल डिजीज। प्राइमरी जो होता है बेटे वो कॉन्जेनाइटल होता है, बाई बर्थ हो रहा है, मतलब ये जेनेटिक है। क्या है ये? जेनेटिक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मतलब एक ऐसी बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं 1990 की बात, एक ऐसी बच्ची जिसके अंदर टी सेल्स और बी सेल दोनों का मैच्योरेशन नहीं हुआ, और टी और बी सेल दोनों का ही मैच्योरेशन नहीं हुआ, तो ना तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगा, ना ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगा, और दोनों तरह का इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा सीवियर हो जाएगा, ये तो कंबाइंड हो गया है, ये बच्चा तो इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया, स्किड। याद आया कुछ आप लोगों को लेके? तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, स्किड की बात करें, रीजन कई हो सकते हैं इसके। तो स्किड जो है वो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का एग्जांपल है। रीजंस कई हो सकते हैं, इसका एक रीजन ये है कि उस बच्चे में अदा की कमी हो गई है, एडिनोसिन डीएमिनेज। मैंने कहा था जीने के लिए अदा बहुत जरूरी है। एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, और ये एंजाइम टी सेल्स और बी सेल दोनों के मैच्योरेशन में यूज होता है। तो जीन में डिफेक्ट आ गया है और एडीएन नहीं बनेगा, और एडीएन नहीं बनेगा तो उस केस में टी सेल्स और बी सेल दोनों का मैच्योरेशन नहीं होगा। कुछ याद आया? क्वेश्चन पूछना ही है इसके ऊपर लेके। तो तरीका ये हुआ, एक तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दीजिए, दूसरा ये कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो वो कॉस्टली भी होता है, लेकिन 100% अगर आपको क्योर करना है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जीन थेरेपी करना पड़ेगा। याद कीजिए 1990 की बात, 4 साल की वो बच्ची थी, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ईयर पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1990 की बात है, एक 4 साल की बच्ची थी अशांति डिसिल्वा, उसके अंदर उस जीन को इंसर्ट कर दिया गया जो एडीए जीन था, विद द हेल्प ऑफ वायरल वेक्टर जीन को ट्रांसफर कर दिया गया। तो उस बच्ची जो थी, उस बच्ची की बॉडी में लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो रही थी, टी और बी सेल, क्योंकि एडीए नहीं बन रहा था। तो उस बच्ची की बॉडी से इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला, विद द हेल्प ऑफ वायरल वेक्टर उसको क्या किया? इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल ली। अब उसके अंदर एडीए जीन काम नहीं कर रहा था, अब उन सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ वायरल वेक्टर एडीए जीन इंसर्ट कर दिया, तो जीन ट्रांसफर हो गया। अब वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स है, वापस इनको री इंसर्ट कर दिया बच्ची की बॉडी में, तो जीन मिल गया उसको, और जीन ने फंक्शन किया, एडीए बनने लगा, सेल्स मैच्योर होने लगी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सेल मैच्योर होने लगी तो इस तरह से काम होने लगा। लेकिन जो आप लिम्फोसाइट्स निकाल रहे हैं ना बेटे, दे आर नॉट इमॉर्टल, अमर नहीं है। एक तरह की डब्ल्यूबीसी तो है ना, फ्यू डेज उनकी लाइफ है, कुछ दिनों बाद फिर से लिम्फोसाइट निकालनी पड़ेगी, फिर से जीन इंसर्ट करना पड़ेगा, ये बार बार करना पड़ेगा। तो कह क्या रहा है? तो पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, बार बार वो लिम्फोसाइट डालनी पड़ रही है। तो बता ही दिया हमने क्यों, क्योंकि वो अमर नहीं है, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं दे आर नॉट इमॉर्टल, तो बार बार फ्यू डेज लाइफ है वो खत्म हो जाएगा। तो क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि सेल्स इमॉर्टल नहीं है। तो आंसर इज सेकंड वन। चलिए आगे, नाइट्रोजन बेस्ड एक्सीडेंट फॉर्म पैलेट, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। तो याद क्या रखना है आपको लेके? तो कहां पर बन रहा है? एक तो कहां बनता है, एक तो ये बनता है किसके अंदर? आरबीआई तो याद है कि नहीं है आपको लेकर? नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा, एक तो रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूं बेटे। तो रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, एक बर्ड्स की बात हम कर रहे हैं, और दूसरा इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा और याद कर लीजिए, इन सब के अलावा तो लैंड स्नेल्स, इन सब के अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड पैलेट की फॉर्म में निकल रहा है दोस्तों। तो देख लीजिए इसके अंदर से, तो जो पैवो है बर्ड, कुछ याद रहा है? पैवो बोले तो किसकी बात करें? मोर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मोर जो हो गया है, पैवो जो हो गया है, वो एक बर्ड हो गया है, एप्स हो गया है, और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। तो आंसर इज सेकंड वन। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड? देखो दो प्रोसेस है, ह्यूमन मेल में जो चल रहा है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, और वो सबको पता है वो प्यूबर्टी के बाद शुरू हो रहा है। और जो oogenesis जो होता है वो तो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, मतलब वो बच्ची जो अपनी माँ की बॉडी में थी और उसका जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था तो उसके अंदर ही ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है, और प्यूबर्टी के बाद की अगर बात करें तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ध्यान रखिएगा, ये हम डिफरेंसेस में भी लेके चल रहे हैं। तो आंसर इज द फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम याद कीजिए।
अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ह्यूमन बींग्स क्या हो रहा है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर। याद कीजिए, ऑक्सीजन जो आ रही है ना, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम, CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छा रोल रहता है। हीमोग्लोबिन के साथ में वो ऑक्सीजन बाइंड हो गया है, वो टिश्यू को डिलीवर कर दिया गया। तो 100 ml जो ब्लड होता है, वो 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, जा रहा है 20, कैरी कर रहा है 20, लेकिन डिलीवर कितना करता है, नॉर्मल कंडीशन में वो डिलीवर कितना कर देता है, 5 ml डिलीवर कर देता है। लेकिन अगर आप स्टर्नस एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उसके समय ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, और डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस के अंदर क्या कर देता है, 15 ml कर लेता है। मतलब वो टोटल 20 ml कभी भी टिश्यू को देकर नहीं आ रहा। तो जो रिटर्न हो रहा है ब्लड, उसमें भी ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ग्राफ कुछ याद आ रहा हो यहाँ पे लेके, तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर कि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ अगर आपको याद आ रहा है, ये आपकी एल्वियोलाई का सीन है। तो एल्वियोलाई के अंदर यहां पर यहां वाली कंडीशन, और जब वो टिश्यू के अंदर पहुंचता है तो यहां पर टिश्यू के अंदर 75% अभी भी उसके अंदर क्या रहता है, तो क्या रहता है, तो आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 100 ml ब्लड जो होता है वो 20 ml ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में केवल 5 ml टिश्यू को डिलीवर कर रहा है, और स्टर्नस एक्सरसाइज के समय वो कितना देता है, 15 ml। तो 100% कभी भी नहीं देता, केवल 25% नॉर्मल में और 75% वो स्टर्नस एक्सरसाइज के समय दे रहा है। तो आंसर इज फोर्थ वन, 5 ml। दो स्टेटमेंट यहां पे दे रखे हैं। अगर ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा याद हो, कोगुलम यानी क्लॉट की बात कर रहे हैं। जब भी कोई इंजरी होती है, जब भी कोई चोट लग रही है, तो जो इंजर्ड टिश्यू होता है, याद आ रहा है, जो इंजर्ड टिश्यू जो होता है, उस इंजर्ड टिश्यू से कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, और जो केमिकल रिलीज हुए हैं फिर कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। फिर वो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। यहां भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन जब अगला बन सकता है तो कैल्शियम के ऊपर भी कि कौन से आयन या मेटल की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे लेके, तो वहां प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फाइब्रिन क्या करता है, ये ट्रैप्स कर लेता है थ्रेड्स के फॉर्म में ब्लड सेल्स वगैरह जो डेड हो गए उन सबको, और फाइनली क्लॉट बन जाता है। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह का है। तो अल्टीमेटली फाइब्रिन बन रहा है। ये क्या कर रहा है, कोगुलम इज फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। नहीं, थ्रोम्बिन नहीं आएगा, फाइब्रिन आएगा बेटे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। और दूसरा, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज का ग्रेवयार्ड यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर याद करो, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब मैं हर बार कहता हूँ आपको बार बार कि बच्चा अपना खून खुद बनाता है। खून बनाना मतलब हीमोपोइसिस, अपनी आरबीसी, अपनी डब्ल्यूबीसी, अपनी प्लेटलेट्स को वो खुद बना रहा है। और ये काम वो सबसे पहले उसके अंदर किसने किया, यॉर्कसैक ने। कुछ याद आ रहा है। फिर लीवर स्प्लीन कॉम्प्लेक्स और दूसरे ऑर्गन्स ने मोर्चा संभाल लिया, और उसके बाद में फाइनली रेड बोन मैरो ये काम कर रहा है। और उस जमाने के अंदर लीवर स्प्लीन कॉम्प्लेक्स वो बना रहा था, अब ये ग्रेवयार्ड का काम कर रहा है। जाने क्या हो गए देखते देखते। कुछ याद आया। खैर ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो गया है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया है, सही। तो आंसर इज क्या हो गया, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब ये एक वर्टिब्रा मैंने बना दिया है, ये दूसरा वर्टिब्रा मैंने बना दिया है, और इनके बीच में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिखा दिया है। और ये जो है बच्चे आपको याद होगा कार्टिलेज है, सस्पेंशन दे रहा है। बस बच्चे यहां कंफ्यूज हो गए। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट के अंदर। इंटरकैलेटेड डिस्क, मतलब इंटरकैलेटेड डिस्क तो आपको हार्ट में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, हार्ट सेल्स में देखने को मिलेगा, कार्डियक सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। कुछ याद आ रहा हो तो यहां वर्टिब्री के बीच में, जो एडजेसेंट बोन के बीच में, तो यहां जो देखने को मिलता है वो क्या होती है, कार्टिलेज आपको देखने को मिलती है। तो आंसर इज अ फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिप्स लोब्स। जल्दी से याद कर लीजिए। अगर आप आईयूडीज की बात करें, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो दो कैटेगरीज इनकी रहती है बेटे। एक तो नॉन मेडिकेटेड होता है, क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड होता है, और दूसरा मेडिकेटेड होता है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। और जो मेडिकेटेड होता है उसमें हार्मोनल भी है, और उसके अंदर आपको याद है कॉपर रिलीजिंग भी होता है बेटे।
तो जो LNG-20 जो होता है, LNG-20 वो हार्मोनल होता है बेटे, और जो कॉपर 7 जो हो गया है, और आपने कहा कि मल्टीलॉट 325 जो हो गया है वो उस कैटेगरी में चला गया जो स्पर्म्स की मोटिलिटी को भी क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है। लेकिन ये बात कर रहा है लिप्स लूप्स की, तो लिप्स लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है बेटा जी। तो आंसर इज द फर्स्ट वन, है ना। इस तरह से जब भी कुछ ऑप्शंस आपने रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन PYQ आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़े ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आप कर लेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। दो स्टेटमेंट दिए, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है ना, तो स्पर्मिएशन ही तो प्रोसेस ये कहला रहा है। एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन यहां इसने क्या लिखा है, स्पर्मेटोगोनिया लिखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो गया है, और ये स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट वन सही हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following animal digestive tract है additional chamber like crop and gizzard। बहुत बार पूछता है बेटे, और क्रॉप और गिजार्ड आपको एक तो बर्ड्स में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, बर्ड्स में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको कॉकरोच में देखने को मिलेगा, अगर आपको उसका डाइजेस्टिव सिस्टम याद आ रहा हो, क्योंकि ये कोर्स में है तो आपको याद रखना ही है बेटा। तो देख लीजिए इसके अंदर से आप, तो बर्ड्स का, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन पैवो है, सेटेक्यूला है, कॉर्वस है, ये तीनों के तीनों बर्ड्स के एग्जांपल हैं, एव्स में आते हैं क्लास के अंदर। तो आंसर इस क्या हो गया, सेकंड वन हो गया है बेटे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में कोई एरर आ गई है। रीजन जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, कोई अननोन रीजन हो सकता है, और इम्यून सिस्टम में कोई एरर आ गई है तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने और पराये में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और खुद पे ही अटैक करता है। जब बाढ़ ही खेत को खा जाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो यही ऑटो इम्यून डिजीज कहलाए। याद आ रहा है कुछ, हमें तो अपनों ने लूटा। तो हमारी टी सेल्स, हमारी बी सेल्स वो अपने और पराये में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही। ये इम्यून सिस्टम का एक एरर है कुछ। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जहां पर डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज, अपनों को ही पराया समझने लग गए, तो ठीक है ना। दूसरी बात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक एग्जाम्पल है। अगर आपको याद आ रहा है तो आर्थराइटिस में मैंने कहा था कि आर्थराइटिस एक रोग है, मतलब आर्थराइटिस 3 तरह का होता है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, एक गाउटी आर्थराइटिस है, आप लोग गाउट कहते हैं। मैंने ये कहा था जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वही ऑटो इम्यून है, और ऑटो इम्यून में होता क्या है कि हमारी सेल्स अपने और पराये में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर बॉडी सेल्स डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। अरे अपने पे तो अटैक कर रही है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो सही था, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत हो गया है। तो 1 तो करेक्ट है एंड सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो आंसर इज द फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो 2 तरह का इम्यूनिटी है, एक इन्नेट होता है, एक एक्वायर्ड होता है। और इन्नेट और एक्वायर्ड में हम जो बेसिक डिफरेंस लेकर चल रहे थे वो यही था कि इन्नेट नॉन स्पेसिफिक होता है और एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी। पैथोजन को याद रखना एक्वायर्ड का फीचर है, इन्नेट का मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। तो 2 चीजें, एक तो पैथोजन स्पेसिफिसिटी होगा और दूसरा मेमोरी होगा। अच्छा, ये जो टर्म आप देख रहे हैं एन एमनेस्टिक, मतलब बेस्ड ऑन मेमोरी। और मेमोरी कब डेवलप होती है, फर्स्ट एनकाउंटर के समय डेवलप होती है। जब भी कोई पैथोजन पहली बार बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, बॉडी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स देता है, वो स्लो होता है, वीक होता है, लो इंटेंसिफाइड होता है। लेकिन उस समय मेमोरी सेल्स बन जाती है, कुछ टी सेल्स और बी सेल्स में मॉडिफिकेशन हो गया, वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो गई है और वो सर्कुलेशन में घूमती रहती हैं, उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा हो जाता है। और फ्यूचर में उस तरह का पैथोजन फिर से आता है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ सेम पैथोजन, और उस तरह का पैथोजन दोबारा से आ रहा है तो जो मेमोरी सेल्स है उसको कहीं जल्दी पहचान लेती है। तो सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स रैपिड होता है, फास्ट होता है, हाईली इंटेंसिफाइड होता है, बूस्टर होता है, ताकतवर होता है, एंड एमनेस्टिक होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है एक्वायर्ड के बारे में, तो सारी चीज को तुरंत रिकॉल कर लिया। तो एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स एंड ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। हाँ, बॉडी जब पहली बार उसका एनकाउंटर कर रहा है तभी तो वो मेमोरी डेवलप होती है ना। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, ये तो गलत हो गया क्योंकि वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है। हमने 2 ही बातें आपको याद रखने को बोली है, एक तो पैथोजन स्पेसिफिसिटी याद रखना है और दूसरा मेमोरी याद रखना है एक्वायर्ड का। और तीसरी बात अगर आपको याद रखनी है तो मेमोरी में कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है, आपको ध्यान रखना है टी एंड बी लिम्फोसाइट्स।
जो एनके सेल्स है, याद कीजिए, नेचुरल किलर सेल जो होती है वो भी एक तरह की लिम्फोसाइट है, लेकिन बेटा जी वो कहाँ चली गई, वो इन्नेट इम्यूनिटी में चली गई है, वो सेलुलर बैरियर के अंदर आ गई है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है, तो ये गलत हो गया है। एंड प्राइमरी रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार कोई पैथोजन आ रहा है तो बॉडी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स देता है, और जब फ्यूचर में उसी तरह का पैथोजन दोबारा चाहता है तो बॉडी एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स दे रहा है, सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स दे रहा है। तो आंसर इज सेकंड वन, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। बायोटेक का अगर पार्ट आपको याद आ रहा है इंसुलिन, तो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं उनसे इंसुलिन बन रहा है, और जो जीन है अगर उसमें डिफेक्ट आ गया है तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा अगर आपकी डाइट जो है कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा याद करके देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप किसी एनिमल को मार रहे थे, फिर वहां से इंसुलिन लेकर आए थे। और जब इतना एडवांसमेंट इस ज़माने के अंदर आ गया है कि ये 1953 का ज़माना नहीं है, ये ज़माना अब 2025 तक पहुंच गया है, तो आप बायोटेक में इतना एडवांसमेंट लेकर आ गए, आप डीएनए को कट करने लगे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स आपके पास में है, डीएनए लाइगेज आपके पास में है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना लिया है। तो ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ह्यूमन रेस के इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। तो लेकिन जब इंसुलिन बना रहे थे सारे प्रोसेस से बायोटेक को अप्लाई करके, तो दिक्कत ये आ रही थी कि जो इंसुलिन की जो अल्फा और बीटा चेंज होती है उसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है, तो उसको किस तरह से प्रोसेसिंग करके अलग किया जाए। तो जो अल्फा चेन और बीटा चेन जो है उनको अलग अलग बनाया गया, फिर उनको जोड़ा गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू दोस्तों। तो ए और बी और सी पेप्टाइड, ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये कह रहा है करेक्ट अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के पर, ये नॉर्मल इंसुलिन की बात नहीं कर रहा जो हमारी बॉडी सेल्स में बन रहा है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहा है। तो उसी के रेस्पेक्ट में इन स्टेटमेंट को देखना है। तो होता क्या है, नॉर्मली पहले प्रो इंसुलिन बनता है, फिर सी पेप्टाइड की क्लीविंग हो जाती है, फिर उससे इंसुलिन बन जाता है। ये तो नॉर्मली चल रहा है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड में ऐसा नहीं हो रहा, उसमें तो ए और बी पेप्टाइड जो है उन चेन को क्या कर दिया गया, अलग से बनाया गया ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, फिर उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जोड़ दिया गया। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड में हुआ। यहाँ प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो जो प्रो हार्मोन इंसुलिन का कंसेप्ट जो था वो अप्लाई होता है नॉर्मल वाली पे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड पे ये अप्लाई नहीं होता है। हमको इसके रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये तो गलत हो गया है दोस्तों। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल्स एंड पिग्स। नहीं, अब जेनेटिकली इंजीनियर हो गया तो अब तो ये तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आ गया ना, वो तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी अब क्या हो गया, गलत हो गया है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू द मैच्योर एंड फंक्शनल। तो यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि ए और बी जो पेप्टाइड है उनको हमने सेपरेटली क्या कर लिया, उनको बना लिया, और प्रोड्यूस करने के बाद में हमने उसको क्या कर दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम सी पेप्टाइड के कारण ही तो आ रही थी, इसलिए हमने उस प्रोसेस को काम में लिया। तो ये भी गलत हो गया। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन। नहीं, अब नहीं है ना, आप जेनेटिकली इंजीनियर से बना रहे हैं, तो अगर एलर्जिक रिएक्शन रहता तो ये तो प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाता दोस्तों। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसके लिए नहीं है। तो स्टेटमेंट केवल कौन सा सही हो गया है, बी स्टेटमेंट। तो आंसर इज द फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड। तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या कर रहा है, याद कीजिए, पीटीएच क्या करता है, जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है उस समय ये पीटीएच रिलीज हो रहा है। तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। तो कैसे बढ़ाएगा ये, तो कहां से आएगा ये ब्लड में कैल्शियम, एक तो ये बोन्स पर काम कर रहा है, तो ये पीटीएच जब यहां पर काम कर रहा है तो यहां से कैल्शियम बाहर आ जाएगा, और कैल्शियम बाहर आ गया है तो बोन्स का डिसोल्यूशन हो रहा है, रिजॉर्प्शन हो रहा है, ना एब्जॉर्प्शन ना एडजॉर्प्शन, ये रिजॉर्प्शन है। इसने पूछा है कौन सा काम नहीं हो रहा है, तो ये काम तो हो रहा है ना। दूसरा, डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अरे भाई, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है, कम करने का काम नहीं करता है। तो ये काम नहीं करता, ये फंक्शन इसका नहीं है, ये इंक्रीज करने का काम है। रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल, ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल या गट में हो रहा है, और रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किडनीज या नेफ्रॉन के पार्ट्स में हो रहा है कहीं ना कहीं पर। तो ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, तो कैल्शियम कहाँ से निकलेगा, या तो यूरिन के थ्रू बाहर मत जाने दो, तो उसको रीअब्जॉर्ब करवा लो, या फिर बोन से बाहर निकाल लो। तो ये काम तो कर रहा है ना, ये काम कर रहा है, लेकिन ये वाला काम ये नहीं कर रहा है दोस्तों।
स्टिमुलेट द प्रोसेस, ये काम भी कर रहा है। फोर्थ वन, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्ट, डिक्रीज नहीं कर रहा बल्कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये इसका डिक्रीज करने का काम नहीं है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना ये काम पीटीएच का है। तो वो कैल्शियम कहाँ से आएगा, या तो उसका रीएब्जॉर्प्शन करवा दीजिए या फिर उसको क्या कर दीजिए, आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करवा लीजिए, या फिर क्या कीजिए, बोन से बाहर निकाल लीजिए। तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं ये फंक्शन भी इसका नहीं है। तो कौन कौन से फंक्शन नहीं है, किसमें ये इन्वॉल्व नहीं है, तो कौन कौन से हो गए, आंसर इज द फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिस्ट दे रखा है, अगर आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ याद है तो डायफ्राम, वॉल्स वगैरह अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो, और सर्विक्स पार्ट को वो क्या कर देता है, कवर कर देता है, ताकि स्पर्म्स की वहाँ पर एंट्री ही ना हो पाए। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो, याद आया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एक स्टेरॉइडल है, नॉन स्टेरॉइडल है, कन्फ्यूजन रहेगा। जो सहेली जो होता है CDRI लखनऊ ने बनाया वो नॉन स्टेरॉइडल होता है, 1 से वीक पिल होता है। और जो स्टेरॉइडल जो होती है उसमें प्रोजेस्टेजन दे दिया उसके अंदर, या दोनों एस्ट्रोजन उन दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे दे दिया है, वो स्टेरॉइडल की कैटेगरी में आती है। 21 डेज का कंसेप्ट अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का होता है। लेकिन और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेडिकेटेड है या नॉन मेडिकेटेड है, उस कैटेगरी में हम लोग डिस्कस कर चुके। कुछ याद आया। और जो लैक्टेशनल एमेरिया, एमनोरिया का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर मेंसेस नहीं हो रहा है, लैक्टेशनल इंटेंस की बात कर रहे हैं, जब बच्चा फीड कर रहा है और उस केस के अंदर इंटेंस लैक्टेशन, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को लेके, तो वहाँ पर रोल प्रोलैक्टिन का होता है। तो प्रोलैक्टिन के केस में क्या हो रहा है, वहाँ पर बच्चा, वो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, जब माँ पर फीड कर रहा है तो उस समय क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, GnRH के सिक्रीशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो FSH भी नहीं होगा, LH भी नहीं होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा और ओवुलेशन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन ये इंटेंस वाला का मैंने टर्म काम में लिया है, तो मैचिंग कर लीजिए आप इसकी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब एक बारे में एक कोई, कई बार तो ये होता है केवल एक ऑप्शन ही आपको मिल जाता है तो उससे ही कहानी खत्म हो जाएगी सारी। तो 1 का कौन सा हो गया है, 4 हो गया है, बस कहानी खत्म हो गई है। कोई एक भी अगर ऑप्शन आपको आता है तो बाकी 3 को रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर अगर आपको याद आ रहा है, बायोटेक के अंदर एक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस डिजायर्ड जीन को बाहर निकालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालना है। दूसरा, आपको वेक्टर की जरूरत होती है, कोई तो है जो जीन को लेकर जाएगा, और तीसरा होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और वेक्टर की फॉर्म में आपने याद किया होगा प्लाज्मिड, PBR 322 बहुत अच्छे से आपको याद होगा। तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई साइट होनी चाहिए अगर आपको याद है तो दोस्तों, एक उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और तीसरा हमने कहा क्लोनिंग साइट्स उसके अंदर होनी चाहिए, जिनको रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी आप लोग कहते हैं, वो देखने को मिलती हैं। तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला सेलेक्टेबल मार्कर अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो जो भी प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब एक आरी एक ही जगह पर चलनी चाहिए। मतलब अगर आपको थोड़ा सा याद करें, ये PBR 322 को अगर आप याद कर रहे हो बेटा जी, तो यहाँ पर इसके अंदर एक ओराई साइट होती है, यहाँ पे रोप साइट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट आपको देखने को मिला, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे जो आरी चल रही है, यहाँ पे जो आरी, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया साल 1 का, यहाँ पे जो आरी चल रही है, चाहे वो PST1 और PVU1 का एग्जाम्पल हमने ले लिया है, तो जो आरी चल रही है, तो ये जो साइड जो दिख रही है यहाँ पे एक आ रही है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको केवल एक जगह पे कट, क्योंकि एक से ज्यादा अगर साइड यहाँ पर हो जाएगी तो फिर जो होंगे इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर वेक्टर की तरह काम किस तरह से करेगा। तो सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। दूसरा दिया है प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर, नहीं ये तो हम बता चुके ना, ये होते ही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उस प्लाज्मिड के उस वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो ये इसके अंदर फीचर नहीं होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए, मार्कर जिन सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में हम बता चुके हैं। तो 3 चीजें, एक तो उसमें ओराई साइट होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर वाला होना चाहिए, और तीसरा हम कह रहे हैं उसके क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट with respect to human under normal condition। अगर आपको थोड़ा सा कार्डियक साइकिल याद आ रहा हो,
आपका दिल जो होता है ना वो 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़क रहा है और सिंगल बीट के अंदर 0.8 सेकंड का टाइम लगता है और वो 0.8 सेकंड का टाइम एक कार्डियक साइकिल हो गया है। और उस कार्डियक साइकिल के अंदर आपको याद आ रहा है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, 4 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है और ये जो जॉइंट वाला जो आपको दिख रहा है जॉइंट डायस्टोल। याद रखना कार्डियक साइकिल में जॉइंट सिस्टोल आता ही नहीं है कि चारों चैम्बर एक साथ कोलैप्स हो जाएं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। तो जॉइंट डायस्टोल होगा, जॉइंट से मतलब जितना ब्लड एट्रिया में आ रहा है उतना वेंट्रिकल्स में जा रहा है, चारों चैम्बर ओपन है दोस्तों। अगर कार्डियक साइकिल आपको रिकॉल हो गया हो तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल चारों चैम्बर्स रिलैक्स कंडीशन के अंदर है। जब चारों ही रिलैक्स कंडीशन के अंदर है 0.4 सेकंड का ये होगा। जॉइंट सिस्टोल नहीं होता है कि चारों ही कोलैप्स कर जाए, ध्यान रखना। तो जॉइंट पे मत जाना। सिस्टोल या डायस्टोल क्या क्वेश्चन में पूछा ये जरूर देख लेना आप लोग। तो यहां पर जितना ब्लड एट्रिया में आ रहा है उतना वेंट्रिकल्स में जा रहा है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ ऐसा ही होता है बेटा जी। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमीन्यूनर वॉल। जब वेंट्रिकल्स का यहाँ पर प्रेशर तो सेमीन्यूनर वॉल क्लोज हो जाते हैं। नहीं क्लोज थोड़ी ना होंगे, वो तो ओपन होंगे ना उस समय लेके। तो ये तो गलत हो गया है। और एवी नोड जनरेट एक्शन, नहीं एवी नोड पेस सेटर होता है। एवी नोड पेस सेटर होता है बेटा जी और एसए नोड पेस मेकर होता है। अगर आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट अगर याद आ रहा हो, ये आपका हार्ट है बेटा जी, ये एसए नोड हो गया है, ये एवी नोड हो गया है, ये इंटरनोडल पाथवेज हो गए हैं, ये बंडल ऑफ हिज हो गया है, ये बंडल ब्रांचेस हो गई हैं, ये परकिंसे फाइबर्स जो आपको अपेक्स वाले रीजन से देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। और हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसे आप हार्ट ब्लॉक कहते हैं। एसए नोड ब्लॉक हो गया, एवी नोड ब्लॉक हो गया, बंडल ऑफ हिज हो गया है, तो ये ब्लॉक कंडक्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एसए नोड जो होता है ये एसए नोड इंपल्स को जनरेट करता है और एवी नोड जो होता है दोस्तों वो एवी नोड क्या करता है दोस्तों, वो एवी नोड पेस को सेट कर रहा है, वो नियामक है। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है। और कंडक्टिंग सिस्टम में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो हार्ट ब्लॉक है। हार्ट फेलियर अलग होता है बेटे। हार्ट में ब्लॉकेज होना मतलब ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो गया है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और कोई काम अपना अच्छे से नहीं कर पाता है, आप कहते हैं वो फेल हो गया है। आपका काम पढ़ाई करना है और अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी तो आप समझ सकते। तो इसका मतलब नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 मई को बेहतरीन करके आएंगे। तो हार्ट जो अपना काम अच्छे, हार्ट ब्लड को पंप करता है, किडनीज ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, नॉन नाइट्रोजन वेस्ट को अलग कर रही हैं। और जो होता है लंग्स, वहां पे क्या होता है ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। Fe2+ ही रहेगा, हीमोग्लोबिन हो या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फेरस ही रहेगा, फेरिक में कन्वर्ट नहीं होगा, आयनिक स्टेट डज नॉट चेंज। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को लेके। तो फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हार्ट फेलियर हो गया। पंपिंग एक्टिविटी जब इफेक्ट हो रही है तो वो हार्ट फेलियर है। कंडक्टिंग सिस्टम में जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हार्ट ब्लॉक है। तो हार्ट ब्लॉक अलग हो गया है, हार्ट फेलियर अलग हो गया है दोस्तों। तो एसए नोड इंपल्स को जनरेट करता है, एवी नोड नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कहां पर होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे। मतलब बंडल ऑफ हिग्स की जरूरत पड़ी क्यों, क्योंकि करंट यहां से यहां कैसे जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में कैसे जाएगा, क्योंकि ये जो सेप्टा जो बने हुए हैं यहां पे लेके, ये जो बने हुए हैं, ये जो सेप्टा जो बने हैं फाइब्रस होते हैं, ये मस्कुलर नहीं है, तो वो इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत और रिक्वायरमेंट पड़ गई किसकी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी बंडल ऑफ हिज की, ताकि वो वेंट्रिकल्स की वॉल में क्या कर सके, उस कंडक्शन वेव को स्प्रेड कर सके। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। नहीं, मतलब ये वॉल्व तो था, वॉल्व कब ओपन हो रहे हैं, जब एट्रिया में प्रेशर ज्यादा होगा, वेंट्रिकल्स में कंपैरेटिवली कम होगा, तो वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में मूव कर जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण नहीं हो रहा, वो तो याद करो, लास्ट का जो 25-30% जो भी एनसीईआरटी ने दे रखा है वो ब्लड जा रहा है, वो इसके कारण जा रहा है। बाकी तो 75% पैसिवली जा रहा है ना बेटा जी। तो ये इसके कारण, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर इस क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट वन। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू।
होमोलोगस एनालॉजी पे हमेशा ही पूछता है। होमोलॉजी के एग्जाम्पल की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के ब्रेन का डेवलपमेंट, उनके हार्ट का डेवलपमेंट, या फिर ह्यूमन, चीता, व्हेल, बैट, इनके 4 लिम्स की बात करने लग रहा है। ये सबसे होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो किसको शो कर रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, कॉमन एंसेस्ट्री को। तो बस नॉट टू ढूंढना है। मतलब होमोलॉजी एनालॉजी में जो भी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल देखें, किसी एक को याद कर लीजिए, दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे दोस्तों। तो एंसेस्ट्री कॉमन होती है, ठीक है ना। ये तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये एनालॉजी का एग्जाम्पल है, ये होमोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है। होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, एनालॉजी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, ठीक है ये तो। लेकिन तो अगर आप आईज की बात कर रहे हैं, ऑक्टोपस और मैमल, हमारी आई की बात कर रहे हैं, तो रेटिना का स्ट्रक्चर वेरी कर जाएगा। ये एनालॉजी का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिमिलर ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है बेटा जी। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये एनालॉजी का एग्जाम्पल हो गया है। इसने पूछा नॉट ट्रू, एनालॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फूड स्टोर करने का ये काम कर रहा है, लेकिन कोई रूट है तो कोई क्या हो गया? स्टेम हो गया है दोस्तों। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन बहुत बार पूछा है, ये एनालॉजी का एग्जाम्पल है, ये होमोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है बेटे। चलिए आगे। एपिथेलियम विच हैज अ लिमिटेड रोल, मतलब अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम की और कंपाउंड एपिथेलियम की, तो सिंपल एपिथेलियम को अगर आप याद करें तो उसमें सेल्स का शेप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटिफाइड होता है, वो क्यूबोइडल होता है, वो कॉलमनर होता है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो स्क्वेमस कहां देखने को मिलेगा दोस्तों? सिंपल स्क्वेमस की अगर आप बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सिंपल स्क्वेमस की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहां पे सिंपल स्क्वेमस का एग्जांपल एल्विलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। कहां देखने को मिल जाएगा? एल्विलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। और कहां? ब्लड वेसल की वॉल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और क्यूबोइडल कहां पर देखने को मिलेगा? आपको पीसीटी के अंदर और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में देखने को मिल जाएगा। और कॉलमनर जो आपका स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन में, वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इसी के सराउंडिंग एग्जांपल जो है, जो एनसीईआरटी इंडिया वहीं पे पूछ रहा है दोस्तों। ये तो सिंपल एपिथेलियम हो गया है। और इसमें भी सिलिएटेड अगर आ जाए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ब्रोंकियोल्स में देखने को मिलेगा, आपको फैलोपियन ट्यूब में। एनसीईआरटी ने जो भी डायग्राम दे रखा है कि वो कॉलमनर सेल्स है और यहाँ पे आपको सीलिया देखने को मिल रहे हैं, तो सिलिएटेड कॉलमनर, ये कॉलमनर ये आपको ब्रोंकियोल्स में देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है? फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो यहां पूछा है लिमिटेड रोल, तो यहां तो सिंपल का तो रोल रहेगा ना अच्छा खासा, किसके अंदर? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। तो लिमिटेड रोल की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है? कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहा है। और कंपाउंड एपिथेलियम आपको कहां देखने को मिलेगा? बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है कंपाउंड पे, और पूछेगा तो इस तरह से लैंग्वेज को, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, यहाँ पे कंपाउंड। इन सब जगह पर तो क्या है, आपको सिंपल एपिथेलियम देखने को मिला, जब अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन बकल कैविटी की जो मॉइस्ट सरफेस है, या स्किन की जो ड्राई सरफेस होती है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? कंपाउंड। तो उसका लिमिटेड रोल रहता है किसके अंदर? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेगुलेशन, ब्रीदिंग के रेगुलेशन को याद करो। मतलब दो चीजें हैं बेटा जी, एक होता है पॉन्स और दूसरा होता है मेडुला। ये पॉन्स है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और पॉन्स में क्या होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। क्या होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। कुछ याद आ रहा है? और ये जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें क्या होता है? एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। क्या होता है? रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम, डीआरजी वीआरजी अगर आपको याद आ रहा हो तो। और इतना डिटेल में एनसीईआरटी नहीं दिया। और दूसरा यहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरिया भी देखने को मिलेगा, कीमो सेंसिटिव एरिया भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अरे बिल्कुल इसके नियर बाय होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के। तो जो डीआरजी और वीआरजी जो है, याद करो, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इससे सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? आपकी जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं वहां पर जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम की फ्रेनिक मसल को। तो हो क्या रहा है? ये जो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो इसमें जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देखने को जो मिल रहा है, उससे सिग्नल्स जाते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को और फ्रेनिक मसल्स को। चलो रिकॉल करवाई देता हूं, और फ्रेनिक मसल ऑफ डायफ्राम को। और जब इनको सिग्नल पहुंचते हैं तो इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये अपवार्ड आ जाती है, आउटवार्ड आ जाती है, और वो जो डायफ्राम जो होता है वो कहता है फ्लैट हो जाता है।
तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस की बात करें या फिर डोर्सो पोस्टीरियर एक्सिस की बात करें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया और जो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर चला गया, इंस्पायरेशन, और वो 2 सेकंड का होता है। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसमें डीआरजी, वीआरजी इस तरह से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। वहां से सिग्नल्स कहां पे जाता है, डीआरजी से आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को जाता है और दूसरा फ्रेनिक मसल ऑफ डायफ्राम को जा रहा है और दोनों ही मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा और ये सब कुछ 2 सेकंड के लिए होता है। और 2 सेकंड के बाद में क्या होता है, ये जो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये स्विच ऑफ पॉइंट है इंस्पायरेशन का। ये सिग्नल्स को भेजना क्या करवा देगा, बंद करवा देगा दोस्तों। और सिग्नल जाने बंद हो जाएंगे तो 3 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा और वो मसल जो कॉन्टैक्ट हुई थी वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो बोथ कीमोसेंसिटिव एंड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा में तो ये तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। चेंज इन CO2 H+ कंसंट्रेशन, मतलब ये जो कीमोसेंसिटिव सेंटर, देखो 2 तरह का, जो केमिकल के थ्रू रेगुलेशन हो रहा है, न्यूरल रेगुलेशन हो रहा है, केमिकल रेगुलेशन हो रहा है। जब ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया है, H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो जो कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं, वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं और एरोटिक बॉडी में आपको देखने को मिल रहे हैं, कैरोटिड बॉडी में अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या होते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो रोल जो होता है कीमो रिसेप्टर्स के लिए, वहां पे मेन रोल CO2 और H+ का रहेगा और उनका तो वो उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज। तो ठीक है ना, ये भी सही है। और ऑक्सीजन का रोल जो होता है वो क्या होता है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, यहां लिखा है मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गया। तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं वो CO2 और H+ के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन का रोल नाम मात्र को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो गलत हो गया है ना, और हमें गलत ही ढूंढना है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन, तो ये पॉन्स में ही तो आपको न्यूमोटैक्सिक रीजन देखने को मिलेगा। तो आंसर इस क्या हो गया, 3rd वन इसका आंसर हो गया। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये भी सही है दोस्तों। आंसर इज द 3rd वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that represent correct set of bonds under the अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब 126 बॉन्स की बात कर रहा है, मतलब गर्डल्स की बात कर रहा है, मतलब लिम्स की बात कर रहा है। ये पेक्टोरल गर्डल हो जाएगा, ये फोरलिम हो जाएगा और ये आपको पेल्विक गर्डल और ये हाइंड लिम्स, ये आपका क्या बन गया है, अपेंडिकुलर बन गया है। और बाकी 80 बॉन्स का तो आप लोगों को पता ही है, एक्सियल स्केलेटन बना होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपको पता ही है, ये स्टर्नम तो कट हो गया ना यहाँ से, क्योंकि तो एक्सियल में चला गया है। और ये जो होता है पटेला, एशियम, ये सब कुछ इस कैटेगरी में आ गया। और यहाँ से एटलस भी गायब हो जाएगा दोस्तों लेके, और यहाँ से एक्सिस भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा दोस्तों, और ये भी गायब हो जाएगा। आप समझे? तो आंसर इज द 2nd वन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। हाँ जी, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है। सुक्रोज याद क्या करना है, सुक्रोज गफस याद रखना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जब एक एक मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है। तो ग्लूकोज गफस, और गगम भी याद कर लो, ग्लूकोज और ग्लूकोज तो माल्टोज बन गया। जब इतना ही हो गया तो गगल भी याद कर लेते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल मिल गए तो लैक्टोज बन जाएगा। तो गगम है, गफस है, गगल है, याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो ठीक है ना। दूसरा दिया है, लेसिथिन इज अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है ना लेसिथिन, और एनसीईआरटी जो दे रखा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो लेसिथिन का ही दे रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कुछ याद आया आप लोगों को लेके? ओनली पेप्टाइड बॉन्ड आर इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग टर्सरी स्ट्रक्चर। अरे टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ना, मतलब 3 डिग्री स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, नेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह काम कर पाए उसमें एटलीस्ट 3 डिग्री कॉन्फ़िगरेशन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ तो कहानी कह रहा है केवल पेप्टाइड बॉन्ड का रोल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट। तो ये तो गलत हो गया है। यहाँ पे तो आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों लेके, तो दूसरे बॉन्ड्स भी यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों। तो ये तो गलत हो गया। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक कंपाउंड, पॉलीमर नहीं बनाते हैं, है ना। फिर भी वो आपको पता है फिल्ट्रेट या रिटेंटेट, याद वो भी कर लेना कि वो छन कर नहीं जा रहे हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को लेके कि जब भी सेल को आप ब्रेकअप करते हैं तो मॉलिक्यूल्स किस तरह से उनके बीच में कोहेशन वगैरह हो जाता है, बॉन्डिंग वगैरह हो जाती है। तो पॉलीमर नहीं बना रहे, है ना। तो ये तो सही है, लिपिड कभी पॉलीमर नहीं बना रहे। और लेसिथिन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में मिलता है और वो आपको पता है फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी होती है। और सुक्रोज में तो गफस आपको बता दिया। तो आंसर इज 3rd वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड बाय द 3 हॉर्न फेस। चलिए याद कीजिए, अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा सा याद आ रहा हो तो, मतलब कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा ना,
और कॉमन एंसेस्टर जो बना है रेप्टाइल की बात कर रहे हैं, उसी से सारी कहानी शुरू हुई है। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां तो पब है ही ना, पीएबी। याद करने का तरीका है भाई, सीधी सी बात है। मतलब ये स्टेगोसोरस हो गया है, ये स्टेगोसोरस, ये ब्रेकियोसोरस, एनसीईआरटी के डायग्राम के सीक्वेंस में ही लेकर चल रहे हैं। और एक क्रोकोडिलियंस हो गए हैं, ये टेरिनोडॉन हो गया है, ये आर्कियोप्टेरिक्स हो गया है। तो केवल यही जिंदा है ना, बाकी तो सब एक्सटिंक्ट हो ही गए, आपको पता ही है। और ये रेप्टाइल था और ये डायनासोर नहीं था। कुछ याद आया? और थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलिए तो यहां पर क्या दे रखा है, ट्राइसेराटॉप्स दे रखा है। और यहां की तरफ जा रहे हैं तो सबसे हॉरिबल आपको दिखा रखा है टिरेनोसोरस के बारे में। तो पूछा क्या है, 3 हॉर्न। तो तीन तो कहां देखने को मिलेंगे, यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो आंसर इज द सेकंड वन। तो याद रहेगा सुप्रीम कोर्ट, और ये तो पैब लिखा है, पीएबी आप लोगों को लेके, है ना। और कॉमन एंसेस्टर इन सब की है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल विद बिलोंग टू द सेम फाइलम। फाइलम पूछा है, ध्यान रखना, क्लास के कैटेगरी में मत लेके आना फाइलम। तो साइकोन स्पॉन्जिला, ये तो अलग हो गया ना, फिर कैटेगरी अलग हो गई है दोस्तों। तो इसको तो निकाल दीजिए, करेक्ट सेट यहां पर ढूंढा है। फाइसेलिया प्लूरोब्रंकिया पिनेटुला, तो याद कीजिए ये प्लूरोब्रंकिया की कैटेगरी अलग हो गई है। कोलंबा कैनिस, तो ये तो आपको पता है, ये तो मैमल की कैटेगरी में आ गया है। एनोफिलीज, एडीज और एपिस सब के सब आर्थ्रोपोड की कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर इज द फोर्थ वन। मॉस्किटो के 3 जेनेरा होते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को लेके। एक क्यूलेक्स होता है, एक एडीज होता है, एक एनोफिलीज होता है। और वो सेंग्यूवरस नेचर जो रहता है, खून पीने वाला, किसका रहता है, फीमेल एनोफिलीज, फीमेल क्यूलेक्स की बात कर रहे हैं, फीमेल एडीज की बात कर रहे हैं। बाकी ह्यूमन हेल्थ में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैच दे रखा है, कोई जॉइंट्स दिखा रखे हैं, क्वेश्चन जरूर आता है, जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए वहीं पे क्वेश्चन आता है। ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा है, ये पाइवोटल जॉइंट है दोस्तों। और ये जो जॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और ये जो जॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये क्या हो गया है, ये आपका हिंज जॉइंट हो गया है। और यहाँ जो कार्पल्स में आपको दिख रहे हैं, रिस्ट वाले में ग्लाइडिंग जॉइंट है। और थंब वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, सैडल जॉइंट हो गया है। तो हिंज जॉइंट ये वाला, या फिर ये जो जॉइंट होगा, ये भी हिंज जॉइंट होगा। तो देख लीजिए कहां पर देख रखा है, हिंज जॉइंट, फीमर और टीबिया के बीच में यहां पर हिंज जॉइंट दे रखा है दोस्तों। ये मैंने पाइवोटल जॉइंट आपको बता दिया है। और पाइवोटल जॉइंट आपको कहां देखने को मिलेगा, एटलस और एक्सिस के बीच में देखने को मिलेगा। और ये वाला जॉइंट आपको जो गर्डल्स में जो देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और हमने कहा सैडल जॉइंट, तो ये जो है, ये अंगूठे वाला जो जॉइंट है, ये सैड सा रहता है ना। ये जो कार्पल्स का है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, लेकिन ये सैडल जॉइंट है। तो ये सैडल जॉइंट हो गया दोस्तों। फिर रिकॉल कर लीजिए, ये पाइवोटल जॉइंट है, ये वाला कौन सा जॉइंट हो गया है, बॉल एंड सॉकेट हो गया है, ये हिंज जॉइंट हो गया है। और ये वाला जो जॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया है। और ये सैडल जॉइंट हो गया है। आराम से मैचिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीपोलराइजेशन। तो जब कुछ भी नहीं था, याद करो, 3 स्टेज ही तो याद रखनी है ना। क्वेश्चन का लेवल जो बार बार पूछ रहा है, वो सब कुछ यहीं पे पूछ रहा है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पोलराइज्ड कंडीशन है, एक डीपोलराइज्ड कंडीशन है, एक रीपोलराइज्ड कंडीशन है। 3 ही कंडीशन है। और यहां पर -70 है। तो ये जो -70 जो रहता है, -70 मिलीवोल्ट, कुछ याद आ रहा है। और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का बड़ा शानदार रोल रहता है दोस्तों, इसको मेंटेन करने में। और ये पोलराइज्ड कंडीशन है, रिलैक्स स्टेज है। और जैसे ही इम्पल्स आ जाता है, सोडियम की एंट्री होने लग जाती है। तो सोडियम चैनल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब वो 30 पहुंच जाता है तो सोडियम तो क्लोज हो जाता है, लेकिन पोटेशियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं दोस्तों। तो सोडियम क्लोज हो गए, लेकिन पोटेशियम ओपन हो गए। 3 ही कंडीशन आपको याद रखनी है। तो रीपोलराइजेशन की बात कर रहा है। हमने कहा ना, सोडियम चैनल क्लोज हो चुका है और क्या हो गया, पोटेशियम चैनल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो आंसर इज द सेकंड वन। टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लास में करवाया है मैंने, हर बार का कि एंटीबॉडी का डायग्राम देख लीजिए। और एंटीबॉडी के डायग्राम में टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड, चलिए क्वेश्चंस का देख लेते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के डायग्राम को। अगर आपको याद आ रहा है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 तो ये हो गए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। और हैवी और लाइट चेन के बीच में 13 नंबर, और ये हैवी लाइट चेन के बीच में 14
चेन नंबर, और दोनों हैवी चेन्स के बीच में इस हिंज रीजन में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं, अब तो काउंट कर लीजिए बेटा जी, ये टोटल क्या हो गए हैं, सॉरी ये टोटल कितने हो गए हैं, 16 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 16 हो गए हैं। तो आंसर इज सेकंड वन। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। मतलब जब सबस्ट्रेट का, हर मॉलिक्यूल का, हर सबस्ट्रेट का अपना एक एनर्जी होता है ना, उसके पास कुछ तो एनर्जी रहती है ना, पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो कम करने का काम कौन कर रहा है, एंजाइम। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम जो है ना, उसी का गेम है। तो यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है और यहाँ पे एंजाइम क्या हो गया, एब्सेंट है। और जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में कंपैरिजन की जाए तो इसका एनर्जी लेवल जो लो आ रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। और ये अगर ऊपर चला जाता तो वो एंडोथर्मिक हो जाता। दोस्तों याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कर लेते ना हम इसको लेके। Y रिप्रेजेंट्स, Y किसको, ये Y वाला। यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यस प्रेजेंट है, तो ये तो गलत हो गया, हमें सही ढूंढना है। Z रिप्रेजेंट, Z की बात कर रहा है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट हो गया है। क्या हो गया है, और वो अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल एंड लोवेस्ट एनर्जी, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया है दोस्तों। X रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये तो रिवर्स में लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर ये ग्राफ इस तरह का हो जाता बेटे, अगर ये ग्राफ इस तरह का हो जाता कि ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये क्या हो जाता, एंडोथर्मिक हो जाता। क्या हो जाता, एंडोथर्मिक। तो एनसीईआरटी जो दे रखा है वो एक्सोथर्मिक। एक को याद रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर आराम से सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पूछ लेता है, फ्रॉग के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि ये जो किडनीज हैं और यहाँ ये टेस्टिस बना दिया है, तो स्पर्म्स यहाँ बनेंगे ना, फिर वासा एफ्रेंसिया से बाहर आते हैं ना, फिर उसके बाद में बीडर कैनाल में आ जाते हैं ना, किडनी में आ गए। अगर बीडर कैनाल नहीं देगा तो बने कहाँ है, टेस्टिस में, फिर कहाँ आ गए, वासा एफ्रेंसिया में, फिर किस में आ गए, बीडर्स कैनाल में, या फिर वो किडनीज लिख देगा। क्या लिख देगा, किडनीज लिख देगा दोस्तों, बीडर कैनाल में। तो पाथवे पूछता है यहाँ पे लेके, और कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आए। तो बने कहाँ है, टेस्टिस में, फिर कहाँ गए, वासा एफ्रेंसिया, फिर किस में आ गए, बीडर कैनाल में, फिर वो यूरोजेनिटल डक्ट से क्या गए, बाहर आ गए। यूरिन भी आ रहा है, मेल गैमेट्स भी बाहर आ रहे हैं, यूरोजेनिटल डक्ट में आ गए हैं। कहाँ गए, यूरोजेनिटल डक्ट के अंदर वो आ गए हैं दोस्तों। और उसके बाद में वो बाहर निकल गए क्लोएका के थ्रू, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू वो बाहर निकल गए हैं। तो पाथवे पे क्वेश्चन पूछता है, तो आंसर इज द सेकेंड वन। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, याद आया, मतलब कैंसर वाले पैराग्राफ में लास्ट में लिखा हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये अल्फा इंटरफेरोन की बात कर रहा है। और इंटरफेरोन जो होती है वो एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं और वायरस इन्फेक्शन के समय बन रही है। अल्फा इंटरफेरोन, बीटा इंटरफेरोन, इतना डिटेल में एनसीईआरटी नहीं है, बस अल्फा जरूर दे रखा है उसने। तो अल्फा इंटरफेरोन ये एक तरह की प्रोटीन्स हैं और वायरस इन्फेक्शन के समय बन रही हैं। तो याद करो, आसपास की सेल्स को बचाने का काम कर रही है, फ्रॉम फर्दर वायरल मल्टीप्लिकेशन रोक रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, और ये प्रोटीन्स जो होती है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, ये किस कैटेगरी के अंदर आती है, साइटोकाइन बैरियर में आती है। इंटरफेरोन जो है, तो देखो इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर दिए, स्किन और म्यूकोसा वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया है, जो सबसे पहले रोकेगा वो फर्स्ट लाइन है, वो फिजिकल बैरियर है। जो सिक्रीशंस होते हैं, सलाइवा, टीयर्स, एसिड इन स्टोमक, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। और जो नेचुरल किलर सेल है, जो मोनोसाइट है, जो मैक्रोफेज है, जो नेचुरल किलर सेल है, ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ये सब सेलुलर बैरियर हो गए। और जो इंटरफेरोन जो होता है वो साइटोकाइन बैरियर हो गया है। तो आंसर इज फोर्थ वन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है इन रिकॉम्बिनेंट, पढ़ चुके हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को, बोथ द वेक्टर एंड डीएनए इन ऑफ इंटरेस्ट, कि जो जीन आप निकाल रहे हैं, जो वेक्टर आप काम में ले रहे हैं, उन पे सेम आरई चलना चाहिए, डिफरेंट। अरे भाई सेम चलना चाहिए ना, तभी तो स्टिकी एंड्स मिलेंगे ना, वरना तो स्टिकी एंड्स आपको नहीं, तो सेम आरई वहां पर अप्लाई होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ठीक है ना ये स्टेटमेंट, सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। अरे लाइगेज तो जोड़ने का काम कर रहा है ना,
तो वो जुड़ जाए, वो डिजायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो वेक्टर के साथ जुड़ रहा है। लेकिन दोनों को कट करने के लिए पहले आरी भी तो सेम लगानी पड़ेगी ना, सेम आरी लगाएंगे तभी तो स्टिकी एंड मिलेंगे ना, तभी तो लाइगेज अपना काम कर पाएगा। तो ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन। मैंने हमेशा कहा है वैक्सीन आते ही आपको हमेशा A3 इम्यूनिटी की बात करनी है। किसकी बात करनी है? A3 इम्यूनिटी की बात करनी है। वैक्सीन से एक्टिव इम्यूनिटी मिलता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलता है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मिलता है। जब भी आप किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन दे दिया या उसे BCG दे दिया या फिर कोविशील्ड लिया है या फिर कोवैक्सीन लिया है, कोई भी वैक्सीन जब आप दे रहे हैं, चाहे वो टिटनस टॉक्सोइड क्यों ना हो, वो वैक्सीन या तो पूरा पैथोजन बॉडी में डाल रहे हैं, आपने पहले उसको इनएक्टिव कर दिया है, उसका एटेन्यूएशन कर दिया है, उसको वीकन कर दिया है जिससे उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी उसके अंदर एंटीजेनिसिटी यानी इम्यूनोजेनिसिटी रहनी चाहिए। वो जाए, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, हमारी T सेल्स और B सेल्स को एक्टिव करे, मेमोरी सेल्स के बनने के प्रोसेस को प्रमोट करे, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करे, लेकिन वो डिजीज कोज ना करे। या फिर आप किसी बैक्टीरिया का टॉक्सिन भी दे सकते हैं। वैक्सीन देने का पर्पज आपका ये रहता है कि आप इम्यून सिस्टम को पहले से ही इम्यूनाइज कर रहे हैं। ये क्या हो गया, वैक्सीन जो होता है उससे एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं है। वैक्सीनेशन इज नॉट ए ट्रीटमेंट। डिजीज होने के बाद जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है, और पहले जो होता है वो प्रोफाइलैक्सिस है, वो बचाव का तरीका है। और वैक्सीन जब आप दे रहे हैं, आप उसे रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं दे रहे, रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं। जैसे ATS दे दिया, एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिफ्थीरिया सीरम, या स्नेक बाइट के समय आपने दे दिया है एंटी वेनम वगैरह, एंटी टॉक्सिन, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होगा। और जब आप वैक्सीन दे रहे हैं तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगा, और वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है। माँ से कोई एंटीबॉडी मिल रहा है, बिफोर बर्थ मिले या आफ्टर बर्थ मिले, कि IgG या IgA कुछ मिला है तो वो क्या होगा, नेचुरल में आ गया। लेकिन वैक्सीन क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। रिकॉल हो गया सारा वैक्सीन के बारे में। चलिए आगे, करेक्ट मैच करना है। अब ह्यूमन की बात करें, स्पर्म जो बन रहे हैं तो दोनों तरह की कैटेगरी, हेटेरोजाइगस कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, 22+X 22+Y वाली कंडीशन, तो ये 50%, हाँ 50% तो ऐसे ही होते हैं, तो हमें तो आगे जाना ही नहीं पड़ा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो तो क्या होगा, वो तो डिप्लॉयड होगा ना, क्योंकि अभी तो ग्रोथ फेज के बाद ही तो बना है ना बेटा। और सेकेंडरी जो होता है उसमें तो मियोसिस बन होती है, तो हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये दोनों गलत हो गए बेटा जी। और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनेंगे तो होगा, स्पर्म्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी, स्पर्मेटिड में ये कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। स्पर्मियोजेनेसिस कुछ याद आ रहा है, उसके बाद में ही तो उनके अंदर मोटिलिटी देखने को आएगी बेटा। खैर, तो आंसर इस क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वन हो गया, करेक्ट ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 36, सिंपल सा फंडा यहाँ पे, कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, नॉर्मली 28 डेज का है, अगर वो 30 दिन की भी बात कर रहा है, वो 32 दिन की भी बात कर रहा है फ्लक्चुएट करके, तो आपको लास्ट वाली जो ल्यूटियल फेज है केवल उसका ड्यूरेशन याद रखना है बेटा जी। अगर वो 28 दिन का साइकिल है दोस्तों, तो यहां पर 14 डेज का हमेशा ये फिक्स पीरियड रहेगा, ये ल्यूटियल फेज होता है बेटा जी, इसका ड्यूरेशन फिक्स है, बस इतना याद रखना। तो ल्यूटियल फेज 14 डेज का है, और इससे पहले यहां पे क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया है बेटे। और ओवुलेशन से ठीक एक दिन पहले क्या आ जाता है, LH का क्या आ जाता है, सर्ज आ जाता है, उफान आ जाता है दोस्तों। और वो LH क्या करता है, वो LH से आपको पता ही है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जब आ रहा है, एस्ट्रोजेंस का रोल आप लोगों ने पढ़ा है, तो फाइनली LH का सर्ज आता है और ओवुलेशन हो जाता है। तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटियल फेज फिक्स रहती है, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, और वो 14 डेज है, उसको माइनस करके ही आपको कैलकुलेशन ओवुलेशन की करनी है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर 28 दिन का साइकिल है दोस्तों, लेके हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का हाई लेवल आपको डे 13 टू डे 14 यहीं पे, क्योंकि तभी तो LH सर्ज आएगा ना बेटा। वो जो एस्ट्रोजन आ रहा है वही तो पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट कर रहा है, तभी तो LH वहां से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो आंसर इज सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक ही डायग्राम NCERT ने दे रखा है बेटा जी। अब ह्यूमन स्कल, बेबी चिंपांजी या एडल्ट चिंपांजी, याद कीजिए, स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी की मैचिंग एडल्ट ह्यूमन के साथ में की गई है, यहां पे चिंपांजी नहीं आएगा। इनकरेक्ट, पहला ही गलत हो गया है बेटा जी, पहला ही गलत हो गया है। तो कंपैरिजन ध्यान रखना, बेबी चिंपांजी और एडल्ट ह्यूमन के स्कल में कंपैरिजन है, यहाँ पे उनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी।
स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन मॉडर्न मैन अपेयर टू पैरेलल इवोल्यूशन ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज, सही है ना ये लेके। एग्रीकल्चर आया है 10,000 साल पहले, आपको पता ही है, और के वार्स 18,000 आपको पता ही है वहाँ पे लेके। और आइस एज के बारे में भी जानना है आपको, वहाँ पे निएंडरथल के बारे में 4 ही वहाँ पे डेटा एनसीईआरटी ने ह्यूमन इवोल्यूशन में। हाँ एक चीज़ जरूर बताते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में, क्रेनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक तो हैबिलिस के बारे में है, एक इरेक्टस के बारे में है, और एक निएंडरथल के बारे में है। हाँ सेपियंस के बारे में और क्रो-मैग्नन के बारे में आपको याद नहीं रखना, एनसीईआरटी ने डेटा नहीं दिया हुआ। तो खैर ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर क्रेनियल कैपेसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर बना दिया है दोस्तों। क्रेनियल कैपेसिटी का बोलने का नहीं, मुर्गी गई सुप्रीम कोर्ट, हैन मुर्गी, तो हैबिलिस सबसे कम ये है ना 650 से लेकर 1800 सीसी हो गया है बेटा जी, और ये आपको पता ही है। फिर इसके बाद में इरेक्टस का हो गया है यहाँ पे, और ये 900 दे रखा है दोस्तों, और फिर निएंडरथल ये 1400 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मुर्गी गई सुप्रीम कोर्ट, सेपियंस, और फिर सबसे जो होगा क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी, क्रो-मैग्नन की होती है। कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ 4 मई तक याद रहेगा तो अपना तो काम हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। Which of the following structure allows passage of a small amount of urea? अरे काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर रहा है, सारा गेम सोडियम क्लोराइड और यूरिया का ही तो है। और जब आप आ रहे हैं कॉर्टेक्स से मेडुला, इनर मेडुला की तरफ आ रहे हैं, तो ये 300 से कहानी 1200 मिली ऑस्मोल तक पहुंच जाती है। और ये यूरिया का जो रोल चल रहा है, ये यूरिया का रोल कहाँ पर चल रहा है, ये सारा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ही, तो वहीं से तो यूरिया बाहर निकल के आता है, फिर उसके बाद में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में शानदार रोल प्ले करता है। तो 2 ही है, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसमें 2 ही चीजें याद रखनी है, किसके कारण हो रहा है और किस किस के बीच में हो रहा है। एक तो लूप ऑफ हेनले को याद रखना है, दूसरा वासा रेक्टा को याद रखना है बेटा। और 2 इलेक्ट्रोलाइट और सब्सटेंस की बात करें तो एक सोडियम क्लोराइड का रोल होगा और दूसरा यूरिया का रोल होगा, और कुछ इससे ज्यादा पूछने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सेरिब्रम रैप्स अराउंड एक्स, अगर आप थोड़ा सा याद करो ब्रेन को तो कौन, ये थैलेमस वाला पार्ट अपन ने बना दिया है दोस्तों, और सेरिब्रम इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, रैप कर लेता है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को लेके? यहाँ पे सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है, और इस तरह से ब्रेन स्टेम बन जाता है। और ब्रेन स्टेम में आप इसको काउंट नहीं कर रहे हैं सेरिबेलम को। कुछ याद आया कि नहीं आया? स्टेम वाला पार्ट तो ये होगा, तो ये इसकी बात कर रहा है। अरे सेरिब्रम तो ये है ना, ये है सेरिब्रम, और सेरिब्रम क्या कर रहा है, किसको रैप कर रहा है, थैलेमस को ही तो रैप कर रहा है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये क्या है, थैलेमस है बेटा जी। और थैलेमस एक तरह का रिले सेंटर होता है, मोटर सिग्नल्स जो हैं, सेंसरी सिग्नल्स हैं, उनको पहुंचाने का काम कर रहा है, कि आईज और ईयर से सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं, या फिर जो ब्रोकाज एरिया जो होता है वहां से मोटर सिग्नल आ रहे हैं, कहाँ है, टंग की तरफ। स्पीच फॉर्मेशन है, स्पीच अंडरस्टैंडिंग है, तो दोनों तरह के सिग्नल्स को भेजने। तो ये क्या काम कर रहा है, रिले सेंटर का काम कर रहा है थैलेमस। बस एनसीईआरटी में इतना ही तो दिया है। तो किसको पहचानना है, एक्स को, तो ये सेरिब्रम किसको रैप कर रहा है, ये रैप कर रहा है किसको, थैलेमस को रैप कर रहा है। हाँ एप्पल में भी थैलेमस पार्ट होता है जो एडिबल होता है, आप लोगों को कुछ याद होगा कि नहीं होगा। खैर क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा, एल्वियोलर रीजन में बनेगा या टिश्यू लेवल पे? ऑब्वियसली एल्वियोलर रीजन पे ही तो बनेगा ना। ग्राफ को याद कर लो और किसी एक को याद करो बेटे, बस ये इस पूरे ग्राफ में 2 ही पॉइंट याद रखने, एक ये और दूसरा ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो हाई प्रेशर से। और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और CO2 एसिडिक नेचर का होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, इसका मतलब एसिडिटी भी क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है। और H+ है वो भी क्या हो गया, H+ वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन pH के रेस्पेक्ट में उल्टी बात हो गई है, तो H+ यानी pH क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये सब कुछ। और टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है, कम रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। तो देख लीजिए आप इसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को, मतलब ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, ए पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है बेटे। तो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, CO2 कम होगा, और pH क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको एल्वियोलर पार्ट पे और एल्वियोलर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
फ्लो ब्लड थ्रू द बिलो मेंशन पाथवे इन ह्यूमन, याद कीजिए हार्ट को, लेफ्ट वेंट्रिकल से बता रहा है, ये हमारा हार्ट है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के थ्रू बाहर निकला, ठीक है, और फिर वो बॉडी टिश्यू को चला गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये बॉडी टिश्यूज को चला गया है बेटा जी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, बॉडी टिश्यूज को चला गया है। फिर वो बॉडी टिश्यू का डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो कहां पे पहुंच जाता है, राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है दोस्तों। तो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज को जाएगा और वहां से उसको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, कहां पर, राइट एट्रियम के अंदर उसको लौटा दिया गया। तो ये जो पाथवे है, ये जो सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर मैं इसको राइट वेंट्रिकल से लेकर चलता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ किसने पूछा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में। कोरोनरी आपको पता ही है, हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, तो हार्ट को खुद को ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो कार्डियक मस्कुलेचर को जो जा रहा है वो क्या होगा, कोरोनरी सर्कुलेशन कुछ। और पोर्टल सिस्टम तो आप जानते ही हैं, एक ऑर्गन का डीऑक्सीजन ब्लड डायरेक्ट हार्ट में ना पहुंचे, दूसरे ऑर्गन में पहले पहुंचे। जैसे इंटेस्टाइन या लोअर पार्ट ऑफ जीआईटी की बात कर रहे हैं, तो जीआईटी का जो होता है डिफरेंट पार्ट का डीऑक्सीजन ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता, पहले वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से कहाँ पे पहुंच जाता है, लीवर के अंदर पहुंच जाता है। तो दो पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर है, एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, दूसरा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। याद करो पिट्यूटरी का कनेक्शन जो आप लोग लेकर चलते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the incorrect match with regarding the parts of reproductive system of male cockroach। कॉकरोच के रेस्पेक्ट में बात की है, मैचिंग करना है हमें सेमिनल वेसाइकल्स, स्पर्म्स को जहां पर स्टोर करके रखा जाएगा, और सीक्रेट आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेथिका, ऐसा लिखा है। नहीं, ये तो गलत हो गया। स्पर्मेथिका तो उसके ऊपर 3 कोटिंग आपको देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर 3 कोटिंग जो बन रही हैं, सबसे पहले कोटिंग जो होती है वो लार्ज डक्ट्स बना रही हैं। उसके बाद में क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट अपना काम कर रही हैं, और लास्ट में फैलिक ग्लैंड जो काम कर रही है, या कॉन्ग्लोमेरेट उनको बोल देते हैं आप लोग। तो यही इनकरेक्ट हो गया है बेटे। मशरूम शेप्ड, ये तो ठीक है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, और टेस्टिस में स्पर्म्स बनते ही हैं, और बनने बाद में वाश डिफरेंस से बाहर आ ही जाते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाने का काम किसका रह गया, यहाँ पे किसका हो गया, फैलिक ग्लैंड का हो गया है, कॉन्ग्लोमेरेट का हो गया है। तो ये गलत हो गया। मैच करना है हार्मोन्स के रेस्पेक्ट में। पीटीएच बता चुका हूं पीटीएच के बारे में, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पीटीएच रिलीज होता है, और पीटीएच कैल्शियम को बढ़ा रहा है तो कहां से निकालेगा, बोन से बाहर निकालेगा, बोन का रिजॉर्प्शन हो जाएगा। और कहां से, और किडनीज के अंदर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है, कम करने का काम नहीं करता है। मिसमैच हो गया। थाइमोसिन, थाइमस से रिलीज हो रहा है ना, थायराइड से रिलीज नहीं हो रहा है। और मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, और डायरनल रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ये ग्लूकागोन के बारे में पढ़ ले। अल्फा सेल से ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आंसर इज द थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा है होमोलोगस ऑर्गन पे एनालोगस ऑर्गन के ऊपर। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है। ये किसका एग्जांपल हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी होमोलॉजी की बात कर रहा है। तो होमोलॉजी में सबसे पहले तो 4 लिम्ब का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है। ह्यूमन बीइंग का, चीता है, व्हेल है, बैट है, ये सब होमोलॉजी के एग्जांपल हैं। और ब्रेन की बात की है उसने, हार्ट के डेवलपमेंट की बात की वहाँ पे लिखे, ये सब कुछ होमोलॉजी का एग्जांपल है, यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया है बेटे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। तो पी तो आपको पता है प्लाज्मिड के लिए आता है, ये बोलिवर रोड्रिग्यूज के लिए आता है, ये लैब नंबर आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, और ये बता ही चुका हूं मैं आपको लेके कि जो भी वेक्टर होना चाहिए उस वेक्टर के अंदर हमने कहा एक तो उसके अंदर क्या हो चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए। दूसरा हमने कहा उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होनी चाहिए। और तीसरा हमने कहा क्लोनिंग साइट्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो जो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम जो दे रखा है उस डायग्राम को याद रखना। यहाँ पे टोटल कितनी क्लोनिंग साइट्स दिखा रखी हैं, टोटल 8 क्लोनिंग साइट्स दिखा रखी है। लेकिन यहाँ पर अगर HCl1 काम कर रहा है तो वो एक ही जगह पे काम करेगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली साइट पे। एक आरी के लिए एक ही क्लोनिंग साइट होगा,
एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होगा। ये RE अगर एक से ज़्यादा जगह पर कट लगा देगा तो इस वेक्टर का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, टोटे टोटे हो गया, टुकड़े हो गए, तो अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इट हैज़ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये वाला एम्पिसिलिन और ये वाला टेट्रासाइक्लिन, इट हैज़ ए स्पेशल सीक्वेंस कॉल्ड ORI। तो ORI भी होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होता है, और तीसरा इट हैज़ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट फॉर द डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना, डिफरेंट। तो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ऑलवेज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस व्हाइल यूजिंग इट, सिंगल स्टेप नहीं है। अरे आपको दो एंटीबायोटिक आपको यूज करने पड़ रहे थे, एम्पिसिलिन भी आपको यूज करना पड़ा था, टेट्रासाइक्लिन भी आपको यूज करना पड़ा था, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर इज फोर्थ वन। तो कुछ रिवीजन हुआ होगा आप लोगों का, कुछ चैप्टर्स रिकॉल होंगे, कोशिश करें फिर और आगे सीरीज लेकर आएँ, और 4 मई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डू योर बेस्ट। थैंक यू।